इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन पर रीसेंट बयानों के कारण अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों पर एक नस्ल भेदी बहस छिड़ी हुई है। इंडियंस को डिपोर्ट किया जाए, ये मांग उठाई जा रही है। An Indian American lawmaker called out this racism. Look at the replies on his post. I'm quoting some of them. Go back to your third world country and fix the policies there. Oh wait, they don't even have policies. और इस बहस में आप जितना सोच सकते हैं ना, उससे भी अधिक बुरे शब्द भारतीयों के बारे में प्रयोग किए जा रहे हैं अमेरिकन्स के द्वारा। You know, and then the next thing you know, you're with some fat, fupa, stinky, like disgusting, cow dung ridden, dot head Indian that will never assimilate into your culture ever. They brush their teeth with this stuff. They eat soup that's this stuff. They're disgusting, parasitic people. परंतु भारतीय मूल के लोगों पर यह प्रहार अमेरिका के लिए बेहद घातक है, जिसे मस्क और ट्रंप की राजनीति इग्नोर कर रही है। America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. क्यों दी जा रही हैं भारतीय लोगों को गालियां? क्या बिगाड़ा है भारतीयों ने इन लोगों का, या केवल कोरी जलन है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिका में अचानक से भारत विरोधी आवाजें उठने लगी हैं। अमेरिकी मीडिया पर ओपनली भारतीयों को पैरासाइट से लेकर ना जाने क्या क्या बोला जा रहा है। Cockroaches and parasites wiping cow dung on their face and then like sleeping with white men's wives, you know, because well, he's a doctor and I could have a better life over here, you know. And then the next thing you know, you're with some fat, fupa, stinky, like disgusting, cow dung ridden, dot head Indian that will never assimilate into your culture ever. They brush their teeth with this stuff. They eat soup that's this stuff. They're disgusting, parasitic people. पता नहीं भाई साहब की पत्नी कौन से भारतीय डॉक्टर के साथ सो गई जो इतनी पीड़ा है भाई साहब को। और कमाल की बात यह है, जो एंकर है ना, वो लगातार हंस रही है पूरी बात के ऊपर। लेकिन भारतीयों के लिए अमेरिका में रेसिज्म जो है ना, वो कोई नई बात नहीं है। ये देखिए, ये 2022 का वीडियो है। Look at your feet, man. That's disgusting. You look nasty. All right? Don't come out in public like this again. Sincerely. Nobody comes in public like this. लेकिन ये बात ना 2022 की भी नहीं है। जब से भारतीय अमेरिका में जाना शुरू हुए हैं, तभी से ये रेसिज्म उन्हें झेलना पड़ रहा है। ये 1987 का आर्टिकल है, जिसमें बताया ये गया है कि अमेरिका में एक डॉट बस्टर नाम का ग्रुप सक्रिय है और इस डॉट बस्टर नाम के ग्रुप ने पैम्फलेट्स छपवा रखे हैं कि यदि वो कोई भी हिंदू को अमेरिका की सड़कों पर चलते हुए देखेंगे तो भाई वो पीटेंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। लेकिन ये जो घृणित इतिहास है ना, ये इससे भी पुराना है। कई रेसिस्ट लॉ अमेरिका के कई स्टेट्स का हिस्सा रहे हैं जो हिंदुओं के प्रति घृणा का भाव रखते थे। If I may just to step back for one moment, just talking about hate violence against the Hindu community, I mean, we can first of all go back to the early 1900s and some of the anti-Hindu, anti-Indian laws that were instituted in the country, particularly states like Washington, in California. You had the Bellingham riots in the state of Washington. You fast forward to the 1980s and you had the horrific dotbuster gangs that were terrorizing the Hindu community in New Jersey. अब अगला प्रश्न यह आ जाता है कि आज के समय में इतनी हेट भारतीयों को क्यों मिल रही है? तो भाई साहब, उसका कारण है H-1B वीजा। तो ये क्या कलेश है? तो भाई साहब, ये अमेरिका का ना एक नियम है जिसके अंतर्गत कंपनीज को ये अधिकार दिया जाता है कि आप बाहर के देशों से लोगों को लेकर आओ और उन्हें हायर कर लो। तो अब इससे क्या होता है? तो जी, बात बहुत ही सिंपल सी है। जॉब निकली अमेरिका में, उस जॉब के लिए किसी अमेरिकन के स्थान पर किसी भारतीय को चुन लिया गया। जॉब किसको मिली? इंडियन को। किसको नहीं मिली? अमेरिकन को। कौन अनएम्प्लॉयड रह गया? अमेरिकन। तो बस यही कलेश है पूरे H-1B वीजा का। अब इस H-1B वीजा के चक्कर में अमेरिकन लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन प्रश्न अब ये कि स्पेसिफिकली भारतीयों को इतनी घृणा क्यों मिल रही है? तो भाई साहब, इसका उत्तर ये है कि इस H-1B वीजा पर 70% जॉब जो मिल रही है ना, वो भारतीयों को ही मिल रही है। Let me just restate something. As a fact, the H-1B visa program is a total and complete scam from its top to the bottom. बड़े-बड़े लोग भारतीयों का उपहास कर रहे हैं और इसके पीछे की टीस है कि उनकी जॉब भारतीय खा रहे हैं। How is it going to break news to my family and pay all of our expenses?
I would soon be living on unemployment. Your jobs have been given over to a foreign workforce. In the meantime, you will be training your replacements until your jobs are 100% transferred over to them. पिछले ही वर्ष का डेटा बताया जा रहा है कि मात्र 30 कंपनीज ने लगभग 84,000 नेटिव अमेरिकन्स को निकाल दिया और उनके स्थान पर 34,000 फॉरेन वर्कर्स को ले लिया। डिज्नी भी अमेरिकन्स को निकालकर दूसरे देशों के लोगों को हायर कर रही है और फिर यही काम टेस्ला ने भी किया, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। तो भाई मूलभूत बात करते हैं, किसी भी देश का पहला कर्तव्य यही होता है कि वो अपने देश के लोगों का भला सोचे और उसके बाद में दूसरे देश के लोगों पर परोपकार करे। नहीं, जैसे हम अपने घर के लोगों के बारे में पहले सोचेंगे और उसके बाद दान आदि के बारे में सोचेंगे। या फिर इसे भारतीयों के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, पहले भारतीयों का पेट भरा जाए तब जाके रोहिंग्याओं को आश्रय दिया जाए। ऐसा ही पॉइंट हम रखते हैं ना। तो इसीलिए ना बहुत सारे अमेरिकन लोग कहते हैं कि H1B वीजा को खत्म कर दिया जाए और अमेरिकन पर ही फोकस किया जाए। तो भाई क्या परेशानी है H1B वीजा को खत्म करने में? तो देखिए भाई, बात इतनी सिंपल होती तो क्या ही बात थी। यदि आज अमेरिका खड़ा हुआ है ना, चल रहा है ना, तो उसका कारण भी H1B वीजा ही है। America has a secret weapon. That secret weapon is the H1B. Without the H1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H1B. And you know what the H1B is? It's the genius visa, okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born. At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. और ये जिस मनुष्य को अभी आपने सुना है ना, ये कोई ऐसे ही फुद्दू-उद्दू आदमी नहीं है। ये अमेरिका का फिजिसिस्ट मिशियो काकू है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि अमेरिका का स्ट्रक्चर उसी दिन कोलैप्स हो जाएगा जिस दिन अमेरिका ने H1B वीजा को बैन कर दिया। The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are going back. They're going back to China. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. Duh. फिर डोनाल्ड ट्रंप, वो भाई साहब भी कह रहे हैं कि H1B वीजा के विरोधी नहीं है वो बिल्कुल भी, उसे बैन नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अब ये सभी लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसे ना हम ढंग से विस्तार में अगले अध्याय में समझेंगे। लेकिन अभी ये समझते हैं कि जिस प्रॉब्लम से अभी अमेरिका गुजर रहा है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इलॉन मस्क ने क्या सुझाया है। तो भाई साहब, इलॉन भैया ये कह रहे हैं कि जिन भी लोगों को H1B वीजा पर हायर किया जाता है, उन लोगों को एक मिनिमम वेज प्रॉमिस की जाती है कि ये मिनिमम वेज आपको अमेरिका में जाकर काम करने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। फिर उनका आगे ये कहना है कि जो अमेरिकन कंपनी यदि किसी अमेरिकन को हायर करती है एक जॉब के लिए, तो उस अमेरिकन को उसे अधिक सैलरी देनी पड़ती है, क्योंकि अमेरिकन के लिए जो मिनिमम वेज है वो अधिक फिक्स की गई है। अब ऐसे में कंपनीज क्या करती हैं, वो बेसिकली आवश्यकता से अधिक H1B वीजा पर काम करने वाले लोगों को बुला लेती हैं और ऐसा करने से नेटिव अमेरिकन्स को एम्प्लॉयमेंट कम मिलता है और बाहर के लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो इससे बचने के लिए मस्क भैया कह रहे हैं कि अमेरिका को H1B वीजा पे आने वाले लोगों की जो मिनिमम वेज है, या तो उसे अमेरिकन्स के बराबर कर दो या फिर उनसे भी अधिक कर दो, और जितने लोगों को H1B वीजा पर कंपनी बुलाती है उसी के अनुसार थोड़ा सा टैक्स कंपनी के ऊपर भी लगा दो। अब इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये होगा कि H1B वीजा पर लोगों को हायर करना एक्सपेंसिव हो जाएगा और अब ना कंपनी पहले नेटिव्स को जॉब देगी और उसके बाद H1B वीजा पर लोगों को बुलाएगी। अब सुपरफिशियली देखें ना तो इलॉन भैया का ये आइडिया ठीक लगता है, लेकिन इसमें कई मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसे ना अगले अध्याय में समझते हैं। आज अमेरिका में एक और डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं और दूसरी ओर भारतीयों के प्रति घृणा दिखना कॉमन सा हो गया है वहां पर। इस घृणा के पीछे ना दो कारण हैं, एक भारतीयों का तो सफल होना और दूसरा अमेरिकन को जॉब कम मिलना। अब ट्रंप ने अमेरिकन को जॉब दिलाने के लिए एक घोषणा की और घोषणा थी कि H1B वीजा पॉलिसी में ना
कुछ बदलाव किया जाएगा जो कि डोमेस्टिक कार्यबल को प्राथमिकता देगा। अब देखिए, ट्रम्प की पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट की, यानी जॉब्स में जो पहली प्राथमिकता है वो अमेरिकन्स को मिलनी चाहिए और उसके बाद उन्हें जो वीजाज पर आ रहे हैं। तो इससे ना ट्रम्प और मस्क के अनुसार अमेरिका में कोई भी अमेरिकन जॉबलेस नहीं रहेगा। And under my plan, American workers will no longer be worried about losing your jobs to foreign nations. Instead, foreign nations will be worried about losing their jobs to America. फॉरेन टैलेंट पर भी निर्भरता कम हो जाएगी और अमेरिकन कंपनीज को अमेरिकन्स को हायर करने पर इंसेंटिवाइज किया जाएगा और वहीं पर जो विदेशी लोगों को हायर करेगा उतना ही उसे डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो भाई साहब, इनका संकल्प स्पष्ट है और इलॉन मस्क ने इसे अचीव करने का एक रास्ता भी दिखा दिया है, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में बात की थी। और ऐसा करने से वो मानते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो इसकी ना ग्राउंड रियलिटी देख लेते हैं, और ग्राउंड रियलिटी यही है कि भले ही रिसर्च इत्यादि में अमेरिका आगे हो, पर ये काम ना अमेरिकन्स नहीं कर रहे हैं। ये रिसर्च का काम बाहर के लोग आके अमेरिका में कर रहे हैं। So don't tell me that science isn't the engine of prosperity. You remove the H-1B visa and you collapse the economy. In Wall Street Journal, editorialized against a congressman who wanted to ban the H-1B, saying they'll take jobs away from the American people. The Wall Street Journal said, look, there are no Americans who can take these jobs. These are at the highest level of high technology. They don't take away jobs from Americans. They create entire industries. STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, इसमें ना अमेरिकी युवा कतई इंटरेस्ट नहीं देता। यूएसए के युवा को बेसिक मैथ्स भी नहीं आती है। वहां के माँ बाप मैथ्स से डरते हैं और उन्हें मैथ्स के नाम से एंजाइटी हो जाती है। तो वहां के बच्चे भी मैथ्स से डरते हैं और हालत तो ये है कि अमेरिका के जो टीचर्स हैं ना, उन तक को मैथ से डर लगता है। और ये ना एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है अमेरिका में, और इसे कर्ब करने के लिए ऑलरेडी वॉर फुटिंग पर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि स्टेम इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रतिभा का सृजन हो सके। अतः भविष्य में जो शॉर्टेज है उसको भरने का काम चालू है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और चलो एक घड़ी को ये मान लिया जाता है कि भविष्य में ना ये लोग इस कमी को पूरा कर लेंगे, पर वर्तमान की स्थिति में टेक इंडस्ट्रीज उस भविष्य की प्रतीक्षा नहीं कर सकती हैं भाई साहब। पर अब चलिए, जो बात मैं बोल रहा हूं ना उसे थोड़ा सा डेटा से समझाता हूं। डेटा के अनुसार अमेरिका को हर वर्ष 4 लाख इंजीनियर्स की आवश्यकता रहती है, पर हर वर्ष कितने इंजीनियर्स अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है? मात्र 70,000, यानी अपनी आवश्यकता का केवल 17.5%। बाकी का 3,30,000 कहां से आएगा? बस इसी कमी को भारत और चीन पूरा कर रहे हैं। और अमेरिका के लिए ये कोई लग्जरी नहीं है, विवशता है कि वो भारत और चीन से लोगों को बुलाकर इन टेक फील्ड्स में काम करवा रहे हैं। जैसा कि रिपोर्ट्स का दावा है कि 2030 तक ये जो आवश्यकता है ना, ये 14% से और बढ़ जाएगी। कहां से पूरा करेंगे ये कंपनीज इस 83% की वर्कफोर्स की कमी को? ये कमी पूरी की जाती है H-1B वीजा से, लेकिन अब आप उनकी मिनिमम वेज को बढ़ा दोगे तो नुकसान किसका होगा? कंपनी का। चलिए इसे और ढंग से और डेटा के साथ समझते हैं। टेक इंडस्ट्रीज में 56 लाख जॉब्स हैं अमेरिका में, और इस फील्ड में मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये फील्ड अमेरिकन्स ऑप्ट ही नहीं करते हैं। तो बताओ कहां से पूरी कर देंगे इस कमी को? However, the information revolution has a weakness, and the weakness is precisely the educational system. The United States has the worst educational system known to science. Our graduates compete regularly at the level of third world countries. अमेरिका में स्टेम्स को लेकर हालात अच्छे नहीं हैं, और अमेरिकन्स ना स्वयं अपनी मैथ्स को लेकर अपना मजाक उड़ाते रहते हैं। और जो नौकरी दे रहे हैं ना, वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि भाई हमारी नौकरी में तो मैथ्स की आवश्यकता है, अगर भविष्य में आगे बढ़ना है तो मैथ्स की आवश्यकता है। पर अमेरिकन्स मैथ्स से डरे बैठे हैं। तो भाई साहब बताइए कि इन जॉब्स को पूरा कौन करेगा? हालत इतनी बुरी है कि सरकार ना बहुत पैसा लगा रही है प्रोग्राम्स चलाने में, जिससे वहां का जो यूथ है वो स्टेम्स में कुछ काम कर सके, कुछ पढ़ाई कर सके, कुछ स्किल डेवलप कर सके। पर वो लोग स्टेम्स को ऑप्ट ही नहीं कर रहे हैं, और स्टेम्स में चले भी जाते हैं तो भाई साहब स्टेम्स के क्षेत्र में नौकरी नहीं करते हैं। अब डोमेस्टिक लोगों से डिमांड पूरी नहीं होगी तो कंपनीज प्रभावशाली कार्यबल कहां से लाएंगे? H-1B वीजा से ही लाएंगे ना, बाहर के देशों से ही लाएंगे ना।
अब वो आपने कर दिया बहुत महंगा। तो इस केस में कंपनीज क्या करेंगी? अपनी फैक्ट्रीज और कंपनीज को वो भारत या चीन जैसे स्थानों पर ले आएंगी। यहां पर नियम रिलैक्स्ड हैं। यहां पर वो अपने वर्कफोर्स को रखेंगी, आराम से काम करवाएंगी और धंधा करेंगी, बिजनेस करेंगी। तो पॉलिसी का संकल्प हो सकता है कि अमेरिकियों की नौकरी को बचाना हो, पर यदि कंपनीज बंद हो जाएं या वहां से शिफ्ट हो जाएं तो भी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। और ऐसा हो सकता है क्योंकि विश्व के कई स्थानों पर ऐसा हुआ है। इसे ना अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए, विश्व का कोई भी देश हो वो एक सिस्टम से चलता है, जैसे डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप या फिर कम्युनिज्म। इसमें भी विश्व के जो सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देश है ना, वो डेमोक्रेसी के मॉडल पर चलते हैं। और अधिकांश डेमोक्रेसीज में आर्थिक व्यवस्था जो होती है ना, वो कैपिटलिज्म या फिर मार्केट इकोनॉमी पर चलाई जाती है। और अमेरिका इस कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का गढ़ रहा है हमेशा से। ये पूंजीवाद उत्पादन करता है और उस उत्पादन को करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। उत्पादन बिकता है तो पैसा बनता है, जिससे नौकरियां पैदा होती हैं और ये नौकरियां ही लोगों के जीवन को सरल बनाती हैं। फिर इसी उत्पादन और नौकरियों पर टैक्स लगाकर देश चलते हैं, सड़कें बनती हैं, विकास होता है। बेसिक सा सिंपल सा प्रोसेस है। यहां से ये तो स्पष्ट है कि पूंजीवाद बड़े काम की चीज है, पर इस पूंजीवाद के कोर में एक और चीज भी होती है, पैसा कमाने का लालच। ये पैसे का जो मोटिवेशन है, यही व्यापारियों को कंपनीज खोलने के लिए मोटिवेट करता है। और इसी पैसे को कमाने या बचाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती हैं। पैसा बचाने का एक और तरीका होता है चीप लेबर। पर अब यदि आप उन्हीं कंपनीज को ये कह रहे हो कि जिन भारतीय मूल के लोगों को कम पैसों में आप नौकरी दे रहे हैं, जिन्हें अमेरिकन कई गुना अधिक पैसों में करते हैं, उन्हीं भारतीयों को डबल पैसे दो, तो ऐसी कंडीशन में एक कैपिटलिस्ट कंपनी क्या करेगी? सोचने वाली बात है। वो अपना पैसा बचाने के लिए उस कंट्री में अपने सेटअप को मूव कर देगी जहां उसे सस्ते एम्प्लॉयज मिल रहे होंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और ये सब ना मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। नॉर्थ अमेरिका की कंपनीज द्वारा चीन को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने का जो सबसे बड़ा रीजन था ना, वो था सस्ता लेबर। और ये फॉर्मूला केवल ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ही चलता है, कैपिटलिज्म पूरे विश्व में ऐसे ही काम करता है। 2024 में पूरी दुनिया से 1,28,000 मिलियनियर्स ने अपने देश को छोड़कर दूसरे देश को चुन लिया, जिसमें लगभग 4300 भारतीय हैं। इनमें से अधिकांश यूएई और सिंगापुर जैसे देशों में रिलोकेट हो रहे हैं। कारण जानते हैं? दुबई, यूएई और सिंगापुर में ना टैक्स कम देना पड़ता है, ना केवल बिजनेस और इनकम पर बल्कि घर लेने पर भी। यहां से पैसा बचता है और इसी पैसे को बचाने के लिए लाखों मिलियनियर्स अपने देश को छोड़कर इन जगहों पर माइग्रेट कर जाते हैं। भाई साहब, देश छोड़िए, यदि पैसा बचता है तो कंपनीज सेम देश के किसी दूसरे राज्य में भी माइग्रेट होने में समय नहीं लगाती। अमेरिका का ही एक एग्जांपल दे देता हूं। अमेरिका में कैलिफोर्निया नाम का एक राज्य है। 2005 से अब तक अधिकांश कंपनीज इस राज्य को छोड़कर टेक्सास नाम के दूसरे राज्य में शिफ्ट हो चुकी हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो 237 से अधिक कंपनीज कैलिफोर्निया को छोड़ चुकी हैं किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए। और इसमें से भी ना 120 कंपनीज केवल टेक्सास में शिफ्ट हुई हैं। सोचिए, इनमें कितने एम्प्लॉयज काम करते होंगे, कितने लोगों की जॉब छुट्टी होगी, क्या हुआ होगा, सोचिए। अब आपको पता है इसके पीछे का कारण क्या था कि क्यों कंपनीज कैलिफोर्निया छोड़ छोड़कर भाग रही थी? तो भाई साहब, हर थोड़े समय में बढ़ता हुआ टैक्स इसका सबसे बड़ा कारण था। इसी टैक्स के पैसे को बचाने के लिए कंपनीज राज्य को छोड़ रही थी। तो अब सोचिए, लेबर कॉस्ट तो इस टैक्स के पैसे से कितना गुना अधिक बचाया जा सकता है। तो कंपनीज ऐसा क्यों नहीं करेंगी? बस यही है कैपिटलिज्म का सत्य। इलॉन मस्क और ट्रंप जिस H-1B पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना, वो अमेरिकन कंपनीज के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देगा, जिसे बचाने के लिए बड़े स्केल पर कंपनीज का माइग्रेशन हो सकता है। और सबसे बड़ा नुकसान ना अमेरिका के लोगों को और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। जिन अमेरिका के लोगों के लिए आप ये कर रहे हो, उन्हीं को ही नुकसान हो जाएगा भाई साहब। लाभ क्या होगा? अमेरिका में भारतीय लोगों के साथ जो रेसिस्ट व्यवहार हो रहा है ना, वो एक ट्रेजेडी से कम कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय मूल के लोग अमेरिका के विकास में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। और आज से नहीं, एक लंबे समय से दे रहे हैं। कैसे, वो ना अगले अध्याय में देखते हैं।
देखिए, भारत के लोगों की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि वो अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं और साथ ही साथ जहां जहां जाते हैं वहां वहां अपना योगदान देने में विश्वास करते हैं, ना कि किसी पर बोझ बनने में। जितने भी भारतीय लोग यूएसए में रह रहे हैं, उनका वहां की इकोनॉमी में, वहां के समाज में और लगभग हर क्षेत्र में योगदान रहता है। बता दूं कि अमेरिका की जो टोटल आबादी है ना, उसका मात्र 1.5% भारतीय लोगों का है, लेकिन फिर भी यूएसए के जो टोटल टैक्सेस है ना, उसका 6% हिस्सा मात्र भारतीय लोग देते हैं। भारतीय लोग यूएसए में ना केवल टैक्स देते हैं, वो वहां नए नए स्टार्टअप शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज बनते हैं। 21 सीईओ तो वहां की सबसे बड़ी कंपनियों के ना भारतीय ही हैं, जैसे सुंदर पिचाई गूगल के, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, नील मोहन यूट्यूब के, अजय बांगा प्रेसिडेंट बने वर्ल्ड बैंक के, निकेश अरोड़ा सीईओ हैं पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के, शांतनु नारायण अडोबे के सीईओ हैं और इनके अलावा भी ना कई और ऐसे नाम हैं जिनके सीईओ भारतीय हैं और सभी की सभी $बिलियन कंपनी है। भारतीय कम्युनिटी ना पढ़ाई लिखाई में योगदान देती है, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती है और यही कारण है कि भारतीय कम्युनिटी वहां की सबसे अधिक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। भारत ही वो देश है जो अमेरिका में सबसे अधिक स्टूडेंट्स भेजता है। स्टूडेंट्स भेजने का अर्थ ये है कि भारत का माइंड वहां पर भेजना, उसकी पढ़ाई के लिए भारत का पैसा भी भेजना और स्किल सीखने के बाद एक स्किल्ड लेबर अमेरिका को देना। एक आम भारतीय की अमेरिका में जो इनकम है ना, वो किसी अन्य ग्रुप के मुकाबले अधिक है। जहां आम भारतीय $1.5 लाख सालाना कमाता है, वहीं एक आम अमेरिकी नागरिक या कोई अन्य प्रवासी मात्र $70,000 कमा पा रहा है। अमेरिका में लगभग 5.1 मिलियन यानी 51 लाख भारतीय रहते हैं और ये सभी लोग मिलकर लगभग 250 से 300 बिलियन डॉलर्स का इनकम टैक्स पे कर देते हैं। पूरा सिलिकॉन वैली ना भारतीयों से पटा हुआ है। पॉपुलेशन मात्र 1.5%, परंतु यूएसए के 8% हेल्थ केयर में काम करने वाले भारतीय लोग हैं। 12% मेडिकल स्टूडेंट भारतीय लोग हैं। 38% डॉक्टर्स भारतीय लोग हैं और नासा के 36% साइंटिस्ट वो भी भारतीय हैं। 3.25% रिसर्चर्स ना भारत से आते हैं, अपनी पॉपुलेशन अनुपात से बहुत अधिक। और इसके बाद भी ना भारतीय वहां पर सबसे कम क्राइम करते हैं, या कहें ना के बराबर क्राइम करते हैं। भारतीय कितना रूल्स को फॉलो करते हैं ना, ये बात अमेरिका के कांग्रेसमैन रिच मैक्रॉमिक की स्पीच में देखिए। 1 out of every 5 doctors in my community is from India. They represent some of the best citizens we have in America, and we should make sure that we streamline the immigration process for those who have come here to obey the law, pay their taxes, and be the most creative and productive in society. Although they make up about 1% of American society, they pay about 6% of the taxes. They're amongst the top producers, and they do not cause problems. They follow laws. They don't have the problems that we see other people have when they come to the emergency room for overdoses and depression, anxiety, because they're the most productive, most family-oriented, and the best of what represents American citizens. भारतीय लोगों का कितना इम्पैक्ट है ना, वो नाइगल फराज की स्पीच से अंदाजा लगा सकते हैं। If you grow up in this country in a Hindu family, the chances of marital breakdown are very small. The chances of educational encouragement are incredibly high. The culture within that family and community, that hard work, achievement is everything in your life, is at a different level to the rest of us. It's just a fact. इससे ना ये पता चलता है कि भारतीय लोगों ने अपने कर्मों से कितना प्रभाव छोड़ा है। अमेरिका के 8% स्टार्टअप, उनके जो सीईओ है ना, वो भारतीय ही हैं। This is a crazy statistic, guys, about Indian parents. Did you know Indian immigrants, like from India, they're the highest earners in America. They make $120 per year, okay? White Americans was $65,000 a year. Indian Americans, $120. They got a $25,000 lead on second place. Second place was $95,000 a year. So we started going into this data because I visited Mumbai and I was speaking at IIT and I had a great experience. I'm like, why are Indian parents doing so well? Indians account for 1% of the U.S. population, but 8% of CEOs of startup Silicon Valley companies. भारतीय कम्युनिटी ने अमेरिका में वो सब कुछ दिया है जो किसी आम नागरिक को अपने देश को देना चाहिए। उन्होंने वहां के कानूनों का पालन किया, वहां अपने बच्चों को पढ़ाया। अगर आज भारतीय इतने कामयाब हैं वहां पर, तो ये ना उनके मेहनत के, उनके परिश्रम के कारण है।
किसी और कारण नहीं। और यही कारण है कि भारतीय लोग अमेरिका में सबसे अधिक कमा रहे हैं। किसी की कृपा नहीं है उनके ऊपर। तो आशान्वित हूं कि आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी और वीडियो को आप अवश्य शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हमें सपोर्ट करेंगे यूपीआई और ज्वाइन बटन के माध्यम से। और ये जो वीडियो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना, इसे भी अवश्य देखिए, इससे आपको और आगे की जानकारी मिलेगी। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।